नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बात की जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर एक अहम फैसला लेते हुए क्लास 4 पदों, जिन्हें कि अब मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर नामित किया गया है। तो आपको बता दें कि सरकारी विभागों में 12,000 से ज्यादा एमटीएस के पद रिक्त हैं और भर्ती प्रक्रिया सुधार और स्किल टेस्ट पर लगातार इस चीज को लेकर मंथन होगा। और अभी फिलहाल एमटीएस भर्ती नियमों के अंदर समीक्षाएं की जाएंगी और अभी फिलहाल आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इस एक कमेटी की अध्यक्षता वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव करेंगे और साथ ही साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कौशल विकास विभाग और विधि न्याय और संसदीय कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य रहने वाले हैं। समिति को 29 जनवरी 2022 को जारी उस आदेश की समीक्षा का जिम्मा दिया गया, जिसके तहत कि सफाई कर्मचारियों और तकनीकी योग्यता वाले पदों को छोड़कर सभी क्लास 4 पदों को एमटीएस के रूप में पुनः नामित किया गया है और ये समिति न्यूनतम अधिकतम योग्यता भर्ती प्रक्रिया और संभावित स्किल टेस्ट की व्यवस्था पर भी विचार करेगी। तो आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में एमटीएस यानी कि मल्टी टास्क स्टाफ के 12,351 पद खाली हैं, जबकि 3,808 गेजेटेड और 24,507 नॉन गेजेटेड पद भी इसके अंदर खाली बताए गए हैं। तो आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से और इस इम्पोर्टेंट डिसीजन के चलते प्रशासनिक स्तर पर एक अहम फैसला लिया गया और जिसके अंदर की क्लास 4 के जो पद हैं अब उन्हें मल्टीटास्किंग स्टाफ के रूप में नामित किया गया है। उन्हें जो है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी और अन्य चीजें जो है एक एक कर सामने आएंगी और एक समिति का गठन जो कि इस पूरी चीज को देखेगा। हालांकि ये जो एक आदेश था 2022 में लिया गया था, लेकिन इस पर अब जाकर काम हो रहा है। इसी पर हमारे साथ और चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। विनोद जी, ये जो अहम फैसला लिया गया है एमटीएस के हवाले से मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि क्लास 4 के जो पद हैं उनके लिए लिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, लाजमी हो चुका था इनकी नियुक्तियों को लेकर के कई बार प्रश्न चिन्ह उठते थे कि क्लास 4 की नियुक्तियों को ट्रांसपेरेंस बनाना है, इसको ज़रूरत है। उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए ये फैसला लिया गया है कि जो एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जीएडी डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है और लॉ डिपार्टमेंट है, ये चारों मिलकर के यानी कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज मिलकर के उसको एक चरणबद्ध तरीके से तैयार करेंगे कि इनकी भर्ती 4th क्लास जो चतुर्थ श्रेणी जिसको बोलते हैं उनकी भर्ती कैसे की जाएगी। विनोद जी, 2022 का ये आदेश है, अब 2026 आ चुका है और वो भी आधा साल ऑलमोस्ट बीत चुका है। अब 4 से 4.5 साल के बाद क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई कि उस आदेश को अब लेकर जो है इसको समीक्षा की जाएगी? देखिए, रिफॉर्म्स या बदलाव सृष्टि का नियम है और पिछले जो आप 2022 की बात कर रहे हैं, 29 जनवरी 2022 की बात कर रहे हैं, उस फैसले को पुनर्विचार करने के लिए ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। कमेटी की रिकमेंडेशन आएंगी, फिर वो कैबिनेट में जाएंगी, कैबिनेट देखेगी, परखेगी, फिर उस पर अपना फैसला सुनाएगी कि वाकई में इन अधिकारियों ने, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के आला अधिकारी मौजूद हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के आला अधिकारी मौजूद हैं, स्किल डेवलपमेंट के आला अधिकारी, लॉ डिपार्टमेंट के आला अधिकारी मौजूद हैं, क्या उन्होंने जो फ्रेमवर्क बनाया है 4th क्लास की नियुक्ति के लिए, क्या वो वाकई में ठीक है? कैबिनेट की मोहर लगने के बाद वो एक पैटर्न बन जाएगा कि उसी के मुताबिक आपकी नियुक्तियां होंगी। विनोद जी, सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 12,351 पद फिलहाल खाली हैं जो कि एमटीएस के हवाले से है। तो क्या लगता है कि अब भर्ती प्रक्रिया तेज होनी चाहिए और अभी तक तेज नहीं हुई? क्या कुछ कारण रहे होंगे इसके पीछे? वेल शिपन, आपने उससे अलावा भी कुछ बताया। आपने ये कहा कि गजटेड और नॉन गजटेड भी कितनी है। 3,808 मुझे लगता है गजटेड है और नॉन गजटेड भी लगभग 24,507 है। तो हम बार बार कहते हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अगर सरकार के पास इतनी पोस्ट वेकेंट हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को एक्सपेडाइट करना चाहिए अपने प्रोसेस को और तुरंत इन भर्तियों को समय सीमा के तहत इनको नियुक्त किया जाना चाहिए। इनको इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाना चाहिए ताकि जो ह्यू एंड क्राई मची हुई है एटलीस्ट उससे राहत मिल सके। जब आप इतने पद बताते हैं खाली हैं, फिर यूथ में
ट्रस्ट डिफिसिट हो जाता है क्योंकि सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है। बिल्कुल। वो उस ट्रस्ट को दोबारा बिल्डअप करने के लिए, बनाने के लिए लाजमी है कि एसएसआर भी हो, पीएससी हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसको चाहिए कि तुरंत इसको नोटिफाई करे, इनकी नियुक्तियां करे ताकि उनको राहत मिल सके यूथ को, बेरोजगार यूथ को। तो सर देखिए, अभी फिलहाल क्या ग्राउंड लेवल पर कोई रोड मैप देखने को मिल रहा है ये जो भर्ती जो भी फिलहाल रिक्त पद पड़े हैं इनकी भर्तियां करने के लिए? रोड मैप का पहला स्टेप ये है कि जो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, उस कमेटी से लगता है कि सरकार थोड़ी चिंतित है और सरकार को लगता है कि कुछ क्रेडिट हम भी ले सकते हैं अगर इतनी भर्तियां की जा सकती हैं, और अगर ये भर्तियां हो जाती हैं तो एक जो ट्रस्ट डिफिसिट बना हुआ था यूथ और गवर्नमेंट के बीच में, वो कम से कम खत्म हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल, अब देखिए क्योंकि एमटीएस यानी कि मल्टी टास्क स्टाफ, तो ये जो 4th क्लास के जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे, अगर इनको मल्टी टास्कर बनाना है तो जाहिर सी बात है कुछ स्किल डेवलपमेंट, कुछ ट्रेनिंग देनी इंपॉर्टेंट होगी। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ दी जाएगी ट्रेनिंग? वेल, होता क्या है कि जब भी नियुक्ति होती है उसका एक प्रोबेशन पीरियड रहता है, उस प्रोबेशन पीरियड के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये पीरियड 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है और 2 साल का भी हो सकता है। इस टेन्योर में उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और तभी उनको उनमें स्किल आएगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम जानकारी दी। तो फिलहाल अभी आपको बता दें कि सरकार की तरफ से इम्पॉर्टेंट जो आंकड़े हैं वो भी जारी किए गए हैं और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि जो 4th क्लास के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे जो कि सरकारी विभागों के अंदर काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनको मल्टीटास्कर बनाया जाएगा। यानी कि अब उनका जो नाम यहाँ पर है वो है मल्टीटास्क स्टाफ। तो उनको प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए और जो रिक्त पद पड़े हैं जो कि कई हज़ार हैं उनको भी भरना चाहिए ताकि जो जम्मू कश्मीर के अंदर फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट का एक दौर देखने को मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो और सरकारी जो कामकाज है वो भी सही ढंग से चले। अब इसी बीच बात जरा सीमावर्ती इलाके की करेंगे, जिला सांबा की, जहां पर कि हम पिछले कई दिनों से, कई महीनों से इनफैक्ट देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ड्रोन साइटिंग के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। कभी PIA लिखा हुआ बलून, कभी ड्रग्स का जखीरा, कभी कुछ और संदिग्ध वस्तुएं जो हैं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी फिलहाल एक बार फिर से हलचल वहाँ पर तेज हो चुकी है क्योंकि सांबा के अंदर पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट ट्रेस की गई और ये ड्रोन की मूवमेंट जो है कल रात को देखी गई, जहां पर रामगढ़ सेक्टर जो कि बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के साथ सटा हुआ एरिया है, वहां पर कई गांवों के अंदर अभी भी फिलहाल अलर्ट कर दिया गया है। हथियार या नशा गिराने की आशंकाएं अभी फिलहाल जताई गई हैं, लेकिन अभी जो आशंकाएं जो यहाँ पर मिली हैं और इनपुट्स के आधार पर पूरे एरिया को एक छावनी में तब्दील किया गया। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगातार जारी किया गया है और पूरे इलाके को कड़ी निगरानी के अंदर रखा गया है। सुरक्षा बल व्यापक जो इंतजाम है उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, अभियान जारी है। और आरएसपुरा में भी कल करीब 20 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स जो है वो बरामद हुई थी। बिश्ना का ये एरिया था, आरएसपुरा के अंदर फॉल करता है और इसके चलते जब ड्रोन साइटिंग का मामला एक बार फिर से सांबा के अंदर पेश आया तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल और ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि के बाद शनिवार को सुरक्षा बलों ने कई सीमावर्ती गांव में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार शुक्रवार देर रात को रामगढ़ सेक्टर के कंदराल, अबतल और साथ ही साथ बहादुरपुर गांव के ऊपर कुछ मिनटों तक दुश्मन ड्रोन की गतिविधि देखी गई, यानी कि पाकिस्तानी ड्रोन मूवमेंट यहां पर देखी गई। ड्रोन साइटिंग का एक और मामला कल देर रात को पेश आया और इसके बाद पूरे इलाके को कड़ी निगरानी में रखा गया और आज सुबह होते ही सुरक्षा बलों और पुलिस की तरफ से जॉइंट ऑपरेशन वहां पर जारी किया गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सीमा पार से या कोई ड्रग्स या फिर नशीले पदार्थ या फिर हथियार इस और ड्रॉप ना किए गए हो, यानी कि ड्रोन ड्रॉपिंग जो है इसका कोई मामला देखा ना गया हो। नार्को टेररिज्म और टेररिज्म सबसे बड़ी चुनौतियां अभी फिलहाल तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, खास तौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए एरियाज हैं, यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज हैं, सबसे ज्यादा वहाँ पर नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले सामने आ रहे हैं और वहीं पर हथियारों को भी इस और गिराने की कोशिश की फिराक में लगातार पाकिस्तान नजर आ रहा है। और इससे पहले कल हमने देखा आरएसपुरा सेक्टर के सीमावर्ती एरिया के अंदर पिछले 2 दिन से लगातार ड्रोन के जरिए
3.5 किलोग्राम हेरोइन यहां पर बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले के अंदर 2 संदिग्ध तस्करों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया था, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल हमारा फोकस रहेगा जिला सांबा पे, जहां पर रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन साइटिंग का एक मामला कल देर रात को देखने को मिला। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो फिलहाल पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर सर्च ऑपरेशन जारी है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से और अपडेट करने के लिए। ऋषि, क्या ये सिर्फ ड्रोन साइटिंग थी या फिर ड्रोन ड्रॉपिंग का भी अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर की बात करें, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, और यहाँ पर ही बीती रात को ये जो सस्पेक्टेड ड्रोन मूवमेंट है वो रिपोर्ट हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिनट तक ये जो ड्रोन मूवमेंट है ये रिपोर्ट हुई है, और जिसके बाद ये जो है वो ड्रोन यहाँ से गायब हो जाता है। यूं कहें तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान टेरिटरी में वापस चला जाता है। कहीं ना कहीं पिछले एक लंबे समय से आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग इलाकों में ड्रोन गतिविधि रिपोर्ट होना, उससे पहले सांबा सेक्टर में ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप यहाँ पर गिराई गई। यूं कहे तो ड्रोन वाली साजिश का जो पर्दाफाश है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, और उसी के साथ साथ PIA मार्क लिखे हुए एयर बैलून्स अलग अलग इलाकों से रिकवर होना। तो इनको जो वो लाइटली नहीं लिया जा सकता सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें। और कहीं ना कहीं पिछले 4 से 5 दिन पहले जो आपको याद होगा कि इंटेलिजेंस इनपुट्स भी सामने आए कि आतंकी घुसपैठ का जो प्रयास है वो हो सकता है। सीमा पार लॉन्च पैड्स पर कई आतंकी सक्रिय हैं जो भारतीय टेरिटरी में घुसपैठ करने की फिराक में है, जिसके चलते सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। और उसी के साथ साथ BSF लगातार पेट्रोलिंग को बढ़ा चुकी है, और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर हाईवे और हाईवे से तमाम जो ऊपरी इलाके हैं वहां तक जो वो सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट यहां पर रिपोर्ट हुई है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसे ये शंका जताई जा रही है कि कहीं दोबारा से कोई हथियार गिराने की या नशे की खेप गिराने की साजिश ना हो, जिसके चलते ये ड्रोन मूवमेंट जो वो हो सकता है कि रिपोर्ट हुई हो। और सही कहा कि पिछले आरएसपुरा में जो 2 दिन पहले आपने देखा कि 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की जो हीरोइन ड्रग्स है वो यहाँ गिराई गई ड्रोन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतें लगातार करता है, कई बार यहाँ पर इस तरह की साजिशों को अंजाम देता है, लेकिन इन तमाम साजिशों को विफल किया जाता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये ड्रोन मूवमेंट यहाँ पर रिपोर्ट हुई है, अब इसके बाद BSF ने ऑफिशियल कंफर्मेशन जो वो देनी है। फिलहाल इसकी पुष्टि ऑफिशियल कंफर्मेशन यूं कहें तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पूरे इलाके में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से देर रात से चलाए जा रहे हैं। सुबह भी लगातार ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर आगे जाने की इजाजत जो वो नहीं दी जा रही है। और उसी के साथ साथ लगातार जो वो BSF भी यहाँ दुश्मन की हर नापाक हरकत पर के ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं कि अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो किस तरह से रिटेलिएट करना है। इसको लेकर लगातार हमारे जवान सिक्योरिटी फोर्सेस के तैनात हो चुके हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से हाई अलर्ट पर आ चुके हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट लगातार रिपोर्ट हो रही है, इसे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान ने इस तरह की कई नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर में अभी आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, लगातार उसके कई अलग अलग ठिकानों को ध्वस्त किया गया। हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर जम्मू कश्मीर पुलिस है, बाकी की सिक्योरिटी एजेंसीज है, BSF है, SOG है, उनकी तरफ से निगरानी की जा रही है, चाहे हाईवेज हो, चाहे पब्लिक प्लेसेस हो, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटा हुआ एरिया। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है? अगर हम यहाँ पर रेडार्स को इंस्टॉल करेंगे, सेंसर्स लगाएंगे, या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम्स यहाँ पर एस्टैब्लिश किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल हेल्प जो है इन सिक्योरिटी एजेंसीज की हो पाएगी। देखिए, इसको लेकर ऑलरेडी जो हमारे जो फोर्सेस के पास इक्विपमेंट्स हैं या हथियार है वो मॉडर्न इरा के हैं, जिसमें अगर बात करें तो एंटी टनल ऑपरेशंस के लिए जो इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए हथियारों का जो इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं ना कहीं एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगातार इंस्टॉल किया। शायद यही वजह है कि जो दुश्मन के ड्रोन हमारी टेरिटरी में आते हैं वो ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते, और वो वहां या तो उन्हें मार जो वो गिराया जाता है या फिर वो वापस चले जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि रडार सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लगातार इस तरह की हरकतें जब होती हैं तो इसमें एक खलल जो वो सिक्योरिटी में डालने की कोशिश जो वो होती है, जिसको लेकर मैंने जैसे कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट होती हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये ड्रोन अगर अंदर आएगा तो ये कोई ना कोई नुकसान करके जाएगा। इसलिए रडार जो वो ऑलरेडी इंस्टॉल है कई अलग अलग एरियाज में, सेंसिटिव प्लेसेस की अगर बात करें। लेकिन दूसरी तरफ एंटी टनल ऑपरेशंस और एंटी ड्रोन ऑपरेशंस भी लगातार चलाए जा रहे हैं,
ताकि दुश्मन कभी कोई अपनी नापाक इरादे में कामयाब ना हो जाए। अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो उसे लगातार विफल किया जाएगा इन तमाम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके, इन मॉडर्न इरा के हथियारों का इस्तेमाल करके। ऋषि, चैलेंजेस यहाँ पर दो हैं, एक टेररिज्म और एक नार्को टेररिज्म। इससे निपटने के लिए जो लोकल्स हैं वो कैसे सहयोग कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लोगों का सहयोग जो वो काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और जैसे ही इस तरह की लगातार गतिविधियां रिपोर्ट हो रही है तो इसमें पहला रोल जो वो लोगों का होता है। लोगों को ये जो गतिविधियां हैं ये देखने को मिलती है, जिसके चलते लोग सिक्योरिटी फोर्सेस को ताबुन करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस उसके बाद जो वो ऑन ग्राउंड यहाँ पर जो वो अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं, और खासतौर पर लोगों के सहयोग के बिना इस तरह की जो चीजें हैं वो करना कई बार चैलेंज जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी बन जाता है कि टाइमली इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए उसके बाद टाइमली इसके ऊपर जो वो अमल किया जाए, जिसके चलते मैं यही कहूंगा कि बॉर्डर पर रहने वाले लोग जब वो भी आप कह सकते हैं कि देश के प्रहरी हैं जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो लगातार लोगों के सहयोग से ही इस तरह के ऑपरेशंस को जो वो अंजाम दिया जाता है, और आगे भी अंजाम दिया जाएगा, वो चाहे नार्को टेररिज्म को खत्म करने की बात हो या फिर टेररिज्म को खत्म करने की बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, ध्यान में रखिएगा ये तमाम चीजें जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल अभी आपको बता दें कि ड्रोन साइटिंग का एक और मामला जिला सांबा से कल देर रात को सामने आया, लेकिन अभी फिलहाल ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है कि क्या ये सिर्फ ड्रोन साइटिंग थी या फिर कोई ड्रोन ड्रॉपिंग का भी मामला सामने है, क्योंकि 2 दिन पहले भी हमने देखा कि आरएसपुरा के अंदर 20 करोड़ रुपए की ड्रग्स का एक जखीरा जो है यहाँ पर बरामद हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। नमस्कार।